और अब बात करते हैं हमारी खास पेशकश अफवाह बनाम हकीकत की। ओमिक्रॉन हमारे देश में अब तक 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। ऐसे में सवाल आपके जहन में होंगे और हमारी कोशिश है कि देश और दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट्स के जरिए हम आपकी शंकाओं को दूर करें। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर कुछ बातें साफ हो चुकी हैं कि ये बहुत तेजी से फैलता है, बहुत ज्यादा गंभीर नहीं कर रहा है फिलहाल तक, लेकिन जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है उन्हें मुश्किलें हो रही हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इम्यूनिटी को मात दे सकता है ओमिक्रॉन वेरिएंट। गले में ओमिक्रॉन का रेप्लिकेशन भी दिख रहा है और दूसरे वेरिएंट गले के नीचे फेफड़ों में बढ़ते हुए देखे गए हैं। ओमिक्रॉन से डेल्टा के मुकाबले कम खतरा है फिलहाल। इसके अलावा दिल्ली के आंकड़े क्या कहते हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। दिल्ली में टेस्ट कराने वाला हर चौथा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुआ है और उसके चलते लगातार एहतियातन पाबंदियां जो है वो बढ़ाई जा रही हैं और पिछले 5 दिनों में 46 मरीजों की मौत हुई है। तो इन अहम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। डॉक्टर अरविंदर सोइन हैं, चेयरमैन हैं मेदांता लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के, और डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता हैं, नेशनल हेल्थ सर्विस लंदन यूके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गुप्ता, पहले मैं आपके पास यहां पर आना चाहूंगी। आप रिसर्च पैनोरामिक ट्रायल का भी हिस्सा हैं। तो जब WHO डॉक्टर वीर गुप्ता ये कहता है कि गले में ओमिक्रॉन का रेप्लिकेशन देखने को मिल रहा है और दूसरे वेरिएंट जो थे वो गले के नीचे यानी लंग्स तक जा रहे थे, उससे ज्यादा अलग अलग ऑर्गन्स को भी प्रभावित कर रहे, तो ये जो गले में रेप्लिकेशन की बात कही जा रही है, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमारे दर्शकों को समझाएं। जी अदिति, देखिए, आपको याद होगा 1 साल पहले जब हम डेल्टा की बात कर रहे थे तो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न था कि जो डेल्टा है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, लंग्स जो हैं उनको इफेक्ट करता है ज्यादा, और इसलिए लोगों को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। साइटोकाइन स्टॉर्म आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था बहुत पहले, जिसमें काफी पेशेंट्स को सिम्टम्स होते हैं बिकॉज अपनी ही इम्यूनिटी जो है वो अटैक करती है लंग टिश्यू को। तो अब जो ओमिक्रॉन में जो देखा जा रहा है कि वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बजाय अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो गला नेजल एरिया है, उसमें ज्यादा अफेक्ट कर रहा है लोगों को, और इसलिए शायद इसलिए सिवियरिटी भी इसकी कम है, शायद इसलिए इसकी आईसीयू एडमिशंस भी कम देखने को मिल रही हैं। जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें, सिर्फ जो अनवैक्सीनेटेड हैं उनमें अभी तक नंबर्स में डिफरेंस नहीं देखा गया है, तो आईसीयू एडमिशंस उनमें भी काफी हैं। तो यही डिफरेंस देखने को मिल रहा है और इसलिए जो इसकी सिवियरिटी है वो कम मानी जा रही है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो है हॉस्पिटलाइजेशंस की। आप देखिए यूके में कल की ही तारीख है कि 16,000 हॉस्पिटलाइजेशंस हुई हैं यूके के अंदर, पूरे कंट्री में। तो अगर आप इसको कंपेयर करें पिछले साल से, तो मार्च 2021 में हमने इतनी एडमिशंस पिछली बार देखी थी जब डेल्टा की कहर मच रही थी पूरे यूके में। तो इसलिए हॉस्पिटलाइजेशंस में कमी नहीं हुई है, हाँ जी, डेथ्स में और आईसीयू में कमी हुई है। आपने पैनोरामिक ट्रायल के बारे में मेंशन करा, अगर आप मेरे को 1 मिनट दें तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यहाँ के रिसर्चर्स हैं साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने ये ट्रायल शुरू करी है, जिसमें हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम कम्युनिटी में ही पेशेंट्स को ट्रीट करने की कोशिश करें ताकि उन्हें हॉस्पिटलाइजेशंस की जरूरत ही ना पड़े। तो न्यूट्रलाइजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक तरीके की ड्रग्स हैं जिन्हें हम पेशेंट्स को दे रहे हैं, जो ट्रायल का हिस्सा हैं जो लोग, उनको दे रहे हैं जिनको सिम्टम्स माइल्ड हैं, और पहले 5 दिनों में हम उनकी ट्रीटमेंट इससे कर रहे हैं। और ये देखा जा रहा है कि लोगों को फिर हॉस्पिटलाइजेशंस की जरूरत नहीं पड़ रही, बिकॉज एक जब डिफरेंट स्ट्रेन आता है तो हमें उसका डिफरेंट तरीका निकालना है उससे फाइट करने का। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा हेल्थ सिस्टम ओवरवेल्म ना हो, लोग हॉस्पिटल्स में ना आए, तो ये बेटर है कि हम उनको कम्युनिटी में ट्रीट करें, सेल्फ आइसोलेशन के लिए बोलें और वहीं पे उनको मॉनिटर करा जाए ताकि हॉस्पिटल सिस्टम्स में बर्डन कम पड़े। बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, आपने कई महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर दी। डॉक्टर सोइन, आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर हम कुछ दिल्ली या मुंबई जैसी जगहों की बात करें तो दिल्ली में पिछले 5 दिनों में 46 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें से 25 मरीजों की उम्र 60 साल से ज्यादा थी, 14 मरीज 41 से 60 साल के बीच के थे। अगर हम मुंबई के कुछ आंकड़े देख रहे हैं तो बीएमसी ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें भी यही कहा गया है कि जो लोग गंभीर हुए उनमें से 96% ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी। तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं एक बात तो ये जाहिर कर रहे हैं कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है उन्हें ज्यादा मुश्किलें हो रही है। लेकिन आप यहाँ पर क्या और हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, क्या ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वो ज्यादा प्रभावित होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, या सभी को ये एक जैसा ही परेशान कर रहा है ये ओमिक्रॉन? देखिए अदिति, ऐसा है कि ये बाकी कंट्रीज में भी ओमिक्रॉन सर्ज में देखा गया है और भारत में भी अब ये उभर के आ रहा है, दिल्ली में, मुंबई में, जहां केसेस ज्यादा है, कि जो संक्रमित लोग हैं जिनको सीवियर डिजीज होती है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो ज्यादातर ओल्डर पॉपुलेशन में है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या उनको मोबिलिटी है, एंड और दे आर नॉट वैक्सीनेटेड।
इनफैक्ट हमारे अपने अस्पताल को ले लीजिए, कल तक हमारे यहाँ 50 मरीज भर्ती थे, उसमें केवल 5 लोग ऑक्सीजन पे थे और वो सारे ही लोग या इन तीनों कैटेगरी में से एक में हैं। एक ही पेशेंट वेंटिलेटेड है और वो अनवैक्सीनेटेड है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि वैक्सीन का एडमिनिस्टर करना, फुल वैक्सीनेशन करना और जो लोग बूस्टर के लिए एलिजिबल हैं उनको बूस्टर लेना, ये हमारे पास सबसे बड़ा आर्सेनल है इस कोविड ओमिक्रॉन सर्ज के अगेंस्ट, और ये करना जरूरी है। इनफैक्ट गवर्नमेंट को और सारे हॉस्पिटल्स को ये करना है कि डेटा शुड बी कलेक्टेड एंड सर्कुलेटेड ऑन द वैक्सीन स्टेटस ऑफ ऑल आईसीयू पेशेंट्स एंड डेथ्स, ताकि इस डेटा से जो उभर के आएगा वो ये होगा कि अनवैक्सीनेटेड लोग ज्यादा रिस्क पे हैं, और ये जब पूरी पॉपुलेशन को सबको पता चलेगा तो वैक्सीन हेजिटेंसी भी खत्म होगी और लोग आगे बढ़ेंगे अपना वैक्सीनेशन पूरा करने के लिए और बूस्टर्स लगाने के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर सोइन, यहाँ पर दूसरा सवाल भी मैं आपसे ही करना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा वक्त अभी नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा आंकड़े नहीं है हमारे देश में ओमिक्रॉन को लेकर, लेकिन गले में जो रेप्लिकेशन की बात यहाँ पर की जा रही है डब्ल्यूएचओ की तरफ से, उसको किस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं? किस तरह का इन्फेक्शन, किस तरह के सिम्टम्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं मरीजों में? ज्यादातर जो ओमिक्रॉन से संक्रमित लोग हैं वो उनको सोर थ्रोट होती है, गले में एक अजीब सी खराश होती है और फीवर होता है, और कुछ लोगों को जुकाम भी होता है। तो ये सारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ही इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं। और इसके दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये है क्योंकि रेप्लिकेशन गले में होता है, नाक में होता है, तो वो उसको स्प्रेड करना थोड़ा आसान होता है। और दूसरा ये है कि जो रेप्लिकेशन है वो काफी तेजी से हो जाता है, और ये दोनों चीजें इंक्रीज द ट्रांसमिसिबिलिटी, तो इसीलिए ये इन्फेक्शन काफी तेजी से फैल रहा है और इसी के सिम्टम्स ही मेन सिम्टम्स हैं। आप देखेंगे कि जिन लोगों को पिछले 2 हफ्ते में कोविड हुआ है उनको ज्यादा ब्रेथलेसनेस नहीं हुई है, उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप नहीं हुई है, उनको ज्यादातर ये खांसी, जुकाम और बुखार के ही सिम्टम्स हैं। जी डॉक्टर गुप्ता, आपके पास यहाँ पर आऊंगी मैं। यहाँ पर डॉक्टर गुप्ता, ये समझना चाहूंगी कि जो ओमिक्रॉन से री इन्फेक्शन की बात कही जा रही है कि अगर आपको वैक्सीन लगा है तो भी ये आपकी इम्यूनिटी को जो है वो मात दे देगा, ये उसको पेनिट्रेट कर देगा, लेकिन मैं यहाँ पर ये भी समझना चाह रही हूँ कि अगर मान लीजिए किसी को 1 महीने पहले ओमिक्रॉन से वो संक्रमित हुआ था, तो क्या उसमें भी री इन्फेक्शन का खतरा है? यानी क्योंकि ये इतनी तेजी से ट्रांसमिट हो रहा है, तो क्या ओमिक्रॉन को के ही कुछ ही वक्त में दोबारा संक्रमित होने के भी चांसेस हैं यहाँ पर? जी, हो सकता है। अभी इतनी हमारे पास डाटा नहीं है ओमिक्रॉन के बारे में कि हम री इन्फेक्शन रेट्स के बारे में बात करें, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी को पुराने वेरिएंट से यानी कि डेल्टा से इन्फेक्शन हो चुका है या पहले कोविड हो चुका है, तो उनको री इन्फेक्शन ओमिक्रॉन से हो रहा है, तो ये चीज देखी जा रही है। लेकिन ओमिक्रॉन के बाद फिर से ओमिक्रॉन का होना, ये मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। लेकिन अभी कल परसों की ही खबर है कि साइप्रस में एक नया वेरिएंट देखा गया है जिसको डेल्टा और ओमिक्रॉन का मिलाव, जिसमें कह रहे हैं कि दोनों के मिलाव करके उनकी जो दोनों की प्रॉपर्टीज हैं वो देखी जा रही हैं उस नए वेरिएंट में। तो वो कितना अफेक्ट करता है और उसकी क्या ट्रांसमिसिबिलिटी होती है, ये देखने को मिलेगा। शायद उस वेरिएंट से री इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन ये बहुत अर्ली स्टेज है इस वक्त देखने के लिए। लेकिन हाँ, जिन लोगों को पहले हो चुका है डेल्टा से, उनको ओमिक्रॉन से फिर से हो सकता है, बिकॉज उसकी जो इफेक्ट है, जो जिस तरीके से वो एंटर करता है सेल्स, ओमिक्रॉन, वो डेल्टा से डिफरेंट है। और जैसे कि डॉक्टर सोइन ने बोला कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब ये भी है कि वो फास्टर स्प्रेड करता है लोगों में, और जिस तरीके के नंबर्स देखे जा रहे हैं, हमने किसी भी वेरिएंट में ऐसे नंबर्स पहले नहीं देखे हैं। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं नंबर्स जो बढ़ रहे हैं वही डॉक्टर स्वाइन चिंता पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जितनी तेजी से मरीजों की तादाद बढ़ेगी, कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ेगा और फिर हमारे लिए एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो जाएगी, खासकर हमारे स्वास्थ्य से जुड़े जो लोग हैं, जिसमें डॉक्टर्स आते हैं, दूसरे हेल्थ वर्कर्स आते हैं, उनके लिए। डॉक्टर स्वाइन, ऐसे में यहाँ पर इस वक्त हमारे देश में सबसे बड़ी जरूरत किस चीज की आप देख रहे हैं? यही एग्जैक्टली जो आपने दोनों ने बोला है कि क्योंकि टोटल नंबर्स बहुत ज्यादा होने वाले हैं, एटलीस्ट अगर आप यूएसए और यूके, वेस्टर्न यूरोप का एग्जांपल देखें, तो भारत में हो सकता है 10-15 लाख हर रोज केस हो जाएं अगले 2-3 हफ्ते में। हम सब चाहते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन बाकी देशों को देखा जाए तो ऐसे हो सकता है। इसका मतलब यह है कि 4-5 गुना अगर केस होंगे और अगर 5 गुना कम लाइकलीहुड है हॉस्पिटलाइजेशन या आईसीयू में जाने का,
तो भी टोटल नंबर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड आईसीयू एडमिशंस आर गोइंग टू बी द सेम एज द डेल्टा वेव। तो इसलिए अस्पताल में ये चाहिए कि एक तो अब सारे हेल्थ केयर वर्कर्स काम पे आए, और जैसे ही इन्फेक्शन, अगर वो इन्फेक्टेड हैं तो 5-7 दिन के बाद वापस काम पे आ जाएं। यही आईसीएमआर की पॉलिसी है कि 7 डेज में रिटर्न करें। दूसरा, सबको वैक्सीनेशन 100% लगा होना चाहिए, सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को। तीसरा, अपने आईसीयूज और वेंटिलेटर्स और चाइल्ड केयर फैसिलिटीज को गियर अप करना सारे अस्पतालों के लिए बहुत जरूरी है। चौथा, जो एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड केसेस हैं उनको अस्पताल में ना भर्ती किया जाए, ताकि जो इंपॉर्टेंट बेड्स हैं वो बीमार मरीजों के लिए रखे जा सके। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण ये बातें हैं और इसलिए भी अब ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कई लोग अभी भी हम देख रहे हैं कि लापरवाही करते हुए नजर आ जाते हैं और ऐसे ही लोगों की वजह से तेजी से ये वेरिएंट जो है ये फैलेगा और मरीजों की तादाद बढ़ेगी और फिर हमने दूसरी लहर में जिस तरह का कहर देखा है, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी हमारे देश में एक बार फिर से देखने को मिले। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये इम्यूनिटी को भी मात दे देता है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरविंदर सोइन है, चेयरमैन है मेदांता लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के, और डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता है, नेशनल हेल्थ सर्विस लंदन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, यहाँ पर आईसीएमआर की तरफ से हमारे यहाँ इंडिया में एक नई गाइडलाइंस ये भी आ गई है कि अगर आप किसी के कॉन्टैक्ट में आए हैं जो पॉजिटिव है और अगर आपके अंदर वो सिम्टम्स नहीं है तो आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा कुछ आपके यहाँ भी फॉलो हो रहा है, या किस तरह से आप लोग कितने दिनों के बाद दोबारा फॉलो अप कर रहे हैं ये चेक करने के लिए कि मरीज अब पॉजिटिव नेगेटिव हो गया है कि नहीं हो गया है? जी बिल्कुल अदिति, देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब ओमिक्रॉन जो है एक डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंट है, हमें उससे डिफरेंट तरीके से लड़ना होगा। सीडीसी यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने अपनी गाइडलाइंस चेंज करी, यहाँ पे एनएचएस पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने अपनी गाइडलाइंस चेंज करी और अब आईसीएमआर ने भी अपनी गाइडलाइंस चेंज कर दी हैं। यहाँ पे आपने मुझसे पूछा क्या होता है, हम 7 दिन में 2 लैटरल फ्लो टेस्ट करते हैं, जो एक रैपिड एंटीजन टेस्ट है जिनको घर पे भी किया जा सकता है और उसी पर पता लग जाता है कि आप पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं। उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी जो है वो थोड़ी सी कम है आरटीपीसीआर से, लेकिन मास पॉपुलेशन को करने में घर पे आराम से कर सकते हैं। उसे फ्री है, वो छोटी सी किट मिलती है, तो वो एनएचएस मेल करती है आपके मेल में और आप उसको लिए, उसको स्वैप करिए, इसमें पता लग जाता है कि आप पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं। अगर उसमें आपका पॉजिटिव आता है तो फिर आप आरटीपीसीआर के लिए जाते हैं। देखिए, इसका मकसद 2 है। एक कि आप अपनी पॉपुलेशन को आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो यूज अप ना करें, उससे बचाएं, बिकॉज पीसीआर की भी अब कमी हो रही है कई जगहों पे। और दूसरा, आप अपने पेशेंट्स को बोलिए, जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनको घर पे रहने को बोलिए अगर आपकी सिम्टम्स नहीं है, ताकि हॉस्पिटल बर्डन ना हो। हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हॉस्पिटल के जो बेड्स हैं वो अवेलेबल हों, क्योंकि एक बार हॉस्पिटल के बेड्स अवेलेबल नहीं है तो फिर वही सिचुएशन आ सकती है जो डेल्टा में हुई। हालांकि ओमिक्रॉन इतना सिवियर नहीं है, लेकिन फिर भी वही चीज हो सकती है। जी, लेकिन इससे कहीं ना कहीं डॉक्टर गुप्ता, मेरे मन में ये सवाल आता है, जो डॉक्टर सोइन, मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगी कि हमने पिछली बार ये कहा था कि हो सकता है मैं एसिम्प्टोमेटिक हूं, लेकिन अगर मैं किसी के कांटेक्ट में आ रही हूं वो सिम्प्टोमेटिक हो जाए, तो अगर हम यहां पर इसी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं आईसीएमआर की, मैं एसिम्प्टोमेटिक हूं अगर और मैं टेस्ट नहीं करवा रही हूं, तो फिर मैं ऐसे में दूसरों को संक्रमित तो कर ही सकती हूं। डॉक्टर सोइन? जी, ये सही है कि एसिम्प्टोमेटिक इंसान अगर उसको इन्फेक्शन है तो दूसरों को संक्रमित कर सकता है, लेकिन आप समझेंगे और सब ये समझते हैं कि जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो फाइनाइट है। अगर आरटीपीसीआर, जिसमें काफी मेहनत, पैसा, लेबोरेटरी फैसिलिटी लगती है, अगर हर कॉन्टैक्ट आरटीपीसीआर करेगा तो वो एक फीजिबल सोल्यूशन स्पेशली इंडिया के साइज की पॉपुलेशन के लिए कतई नहीं है। तो आई थिंक ये जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ टेस्टिंग है ये आईसीएमआर की बिल्कुल सही है। मैं इसमें थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि आरएटी टेस्टिंग को हम भी यूज करें जिस तरह यूके में यूज होता है। एटलीस्ट स्क्रीनिंग के लिए बहुत अच्छा तरीका है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम किसी संक्रमित मरीज के कांटेक्ट में आए हैं और एसिम्प्टोमेटिक हैं तो हमें रिस्पॉन्सिबल होना है, हमें मास्क अप करना है, हमें लोगों से नहीं मिलना है, हमें अननेसेसरी सोशलाइजेशन और सोशलाइजिंग और ट्रैवल अवॉइड करना है। और एक और चीज यह है कि अगर हेल्थ केयर वर्कर है जो कि एक हाई रिस्क कॉन्टैक्ट बना है किसी संक्रमित मरीज का, और अगर ये हेल्थ केयर वर्कर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या क्रिटिकल पेशेंट्स की केयर करते हैं तो इनका टेस्ट किया जाना चाहिए। तो ये भी एक रिस्ट्रिक्टिव टेस्टिंग ही पॉलिसी हो गई,
लेकिन सब एसिम्प्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स को टेस्ट करना आरटीपीसीआर के द्वारा फीजिबल भी नहीं है और मैं समझता हूं जरूरत भी नहीं। बिल्कुल। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका मतलब ये भी है कि जो भी किसी को भी अगर जरा भी शंका हो रही है खुद को लेके तो अपने फिजिशियन के कांटेक्ट में आ जाएं और उनके साथ अगर आप मेडिकेशन भी स्टार्ट करते हैं तो आप घर पर ही ठीक हो जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने दोनों डोज ले रखी हैं तो बहुत ज्यादा आपको ये वेरिएंट जो है वो परेशान नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात ये है। और अगर आप मास्क पहन रहे हैं और अपने आप से लोगों से अपने करीबियों से दूरी बनाकर रख रहे हैं तो आप पूरी तरह से बच जाएंगे और अपने घर पर ही ठीक हो सकते हैं। तो ये भी एक वजह है कि ये जो आईसीएमआर की गाइडलाइन आई है जिसमें टेस्ट को अवॉइड किया जा रहा है ताकि सिचुएशन जो है वो काबू में रहे। डॉक्टर सोइन, डॉक्टर गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर आपने साझा की हैं। तो अपने दर्शकों से हम यहाँ पर सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि अब आप और हम सब पिछले 1.5-2 सालों से इस में रह चुके हैं कि कोरोना में कैसे रहना है, किन चीजों का पालन करना है और हम उस चीज को बिल्कुल ना भूलें। मास्क जरूर पहने। अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लिया, एक डोज नहीं लिए तो जरूर ले लें, क्योंकि आपको नया वेरिएंट परेशान नहीं करेगा। और मास्क जरूर लगा कर रखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।